लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 9 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। अंधेरी रात का समय है। चारों तरफ अंधेरी छाई हुई है। आसमान पर काली घटा रहने के कारण तारों की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंचती। जरा जरा बूंदाबांदी हो रही है, मगर वह हवा के झपोटों के कारण मालूम नहीं होती। हरिपुर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे समय में दो आदमी साहब पोशाक पहने, नकाब डाले, जो इस समय पीछे की तरफ उल्टी हुई है, तेजी से कदम बढ़ाए एक तरफ जा रहे हैं। ये दोनों सदर सड़क को छोड़ गली गली जा रहे हैं और तेजी से चलकर ठिकाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गजब की फैली हुई अंधेरी इन लोगों को एक रंग पर चलने नहीं देती। लाचार जगह जगह रुकना पड़ता है। जब बिजली चमक कर दूर तक का रास्ता दिखा देती है तो फिर ये आगे कदम चलते हैं। ये दोनों गली गली चलकर एक आलीशान मकान पर पहुँचे, जिसके फाटक पर 10-12 आदमी नंगी तलवार लिए पहरा दे रहे थे। दोनों ने नकाब ठीक कर ली और एक ने आगे बढ़कर कहा, महादेव। इसके जवाब में उन सबों ने कहा, महादेव। इसके बाद एक सिपाही ने, जो शायद सभी का सरदार था, आगे बढ़कर उस आदमी से जिसने महादेव कहा था पूछा, आज आप अपने साथ और किसी और को लेते आए हैं? क्या ये भी अंदर जाएंगे? आगंतुक, नहीं, अभी तो मैं केवल अकेला ही अंदर जाऊंगा और ये बाहर रहेंगे, लेकिन अगर सरदार साहब इनको बुलाएंगे तो ये भी अंदर चले जाएंगे। सिपाही, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, आप जाइए। इन दोनों में से एक तो बाहर रह गया और इधर उधर टहलने लगा और एक आदमी ने फाटक के अंदर पैर रखा। इस फाटक के बाद नकाबपोश को और 3 दरवाजे लांघने पड़े। तब तक वह एक लंबे चौड़े सहन में पहुंचा, जहां एक फर्श पर लगभग 20 के आदमी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। बीच में 2 मोमबत्ती सान जल रहे थे और उसी के चारों तरफ वे लोग बैठे हुए थे। ये सब रोबारदार, गठीले और जवान आदमी थे तथा सभी के सामने एक एक तलवार रखी हुई थी। उन लोगों की चढ़ी हुई मूंछों और तनी हुई छाती, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें कह देती थी कि ये सब तलवार के जौहर के साथ अपना नाम रोशन करने वाले बहादुर हैं। ये लोग रेशमी चुस्त मिर्जाई पहने, सर पर लाल पगड़ी बांधे, रक्त चंदन का त्रिपुकुंड लगाए, दोपती आमने सामने वीरासन पर बैठे रहे थे। ऊपर की तरफ बीच में एक एक उम्र बहादुर नौजवान बड़े ठाठ के साथ उजड़ाऊ कब्जे की तलवार सामने रखे हुए बैठा था। उसकी बेशकीमती मछली टकी हुई सुर्ख मखमल की चुस्त पोशाक साफ साफ कह रही थी कि वह किसी ऊंचे दर्जे का आदमी, बल्कि किसी फौज का अफसर है, मगर साथ ही इसके उसकी चिपटी नाक कहे भ्रम से दूर करके निश्चय कर देती थी कि वह नेपाल का रहने वाला है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वह नेपाल का सेनापति या किसी छोटी फौज का अफसर है। 4 आदमी के बड़े बड़े पंख लिए इस आदमी की हवा कर रहे हैं। यह नकाबपोश उस फर्श के पास जाकर खड़ा हो गया और तब वीरों को एक दफे झुककर सलाम करने के बाद बोला, आज मैं सच्चे दिल से महाराज नेपाल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम लोगों का अर्थात हरिपुर की रियाया का दुख दूर करने के लिए अपने एक सरदार को यहाँ भेजा है। मैं उस सरदार को भी इस कमेटी के मौजूद देखना चाहता हूँ, जिनमें यहाँ के बड़े क्षेत्रीय जमींदार, वीर और धर्मात्मा लोग बैठे हैं। अस्तु, प्रणाम करने के बाद सिर झुकाकर निवेदन करता हूँ कि वे उन जुल्मों की अच्छी तरह जांच करें जो राजा करण सिंह की तरफ से हम लोगों पर हो रहे हैं। हम लोग इतना सबूत देने के लिए तैयार हैं कि यहाँ का राजा करण सिंह बड़ा ही जालिम, संगदिल और बेईमान है। उस नकाबपोश की बात सुनकर नेपाल के सरदार ने, जिसका नाम खड़ग सिंह था, एक क्षत्रिय वीर की तरफ देखकर पूछा, खड़ग, अनिरुद्ध सिंह यहाँ कौन है? अनिरुद्ध हाथ जोड़कर, यह उस नाहर सिंह का कोई साथी है जिसे यहाँ के राजा ने डाकू के नाम से मशहूर कर रखा है। अक्सर हम लोगों की पंचायत में शरीक हुआ करता है। इसका नाम सोमनाथ है।
खड़ग: मगर क्या तुम उस नाहर सिंह डाकू के साथी हो, अपना शरीक बताते हो, जिसने हरिपुर की रियाया को तंग कर रखा है और जिसकी दबंगता और जुल्म की कहानी नेपाल तक मशहूर हो रही है? सोम: नाहर सिंह को केवल यहाँ के कोई बेईमान राजा के बदनाम कर रखा है, क्योंकि वहाँ उन्हीं के साथ बुरी तरह पेश आता है, उन्हीं का खजाना लूटता है और उन्हीं की कैद से बेचारे बेकसूरों को छुड़ाता है। सिवाय राज कर्मचारियों के हरिपुर का एक आदना आदमी भी यह नहीं कह सकता कि नाहर सिंह जालिम है या किसी को सताता है। खड़ग अनिरुद्ध की तरफ देखकर: क्या यह सच है? अनिरुद्ध: बेशक सच है। नाहर सिंह बड़ा ही नेकदिल, रहमदिल, धर्मात्मा और वीर पुरुष है। वह किसी को तंग नहीं करता, बल्कि वह महीने में 1000 रुपये यहाँ की गरीब प्रजा को गुप्त रीति से बांटता, दरिद्रता का दुख दूर करता और ब्राह्मणों की सहायता करता है। हाँ, राजा करण सिंह को अवश्य सताता है, उसकी दौलत लूटता है और उसके सहायकों की जान लेता है। खड़ग: अगर ऐसा है तो हम बेशक नाहर सिंह को बहादुर और धर्मात्मा कह सकते हैं। सोमनाथ की तरफ देखकर: मगर राजा करण सिंह नाहर सिंह की बहुत बुराई करता है और उसे जालिम कहता है। बसूत में ही हाल में यह नई बात दिखलाता है कि नाहर सिंह नमक हराम वीर सिंह को कैसे छुड़ा ले गया, जिस पर राजकुमार का खून हर तरह से साबित हो चुका था और तोप के सामने रखकर उड़ा देने योग्य था। नाहर सिंह इसका क्या जवाब रखता है? अनिरुद्ध: सोम बराबर हम लोगों की पंचायत में मुंह पर नकाब डालकर आया करते हैं। हम लोग इस बात की जिद नहीं करते कि वे अपनी सूरत दिखाएं, बल्कि कसम खा चुके हैं कि इनके साथ कभी दगा न करेंगे। जिस दिन से नाहर सिंह ने वीर सिंह को छुड़ाया है, उस दिन से आज ही मुलाकात हुई है। हम लोग खुद इस बात का जवाब इनसे लिया चाहते थे कि उस दिन आदमी की मदद नाहर सिंह ने क्यों की, जिसने राजा के लड़के को मारा। नाहर सिंह ने ऐसी उम्मीद हम लोगों से न की थी। हम लोग बेशक राजा के दुश्मन हैं, मगर इतने बड़े नहीं कि उसके लड़के की खूनी को भगा दे। मगर हम लोग तो सब के सब ज़्यादा तवज्जुब इस बात का है कि वीर सिंह के हाथ में ऐसा काम क्यों कर हुआ। वह बड़ा ही नेक, धर्मात्मा और सच्चा आदमी है। राजा ने भी ज़्यादा हम लोग उसे मानते हैं, उसे मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इस राज्य में यह कर्मचारियाँ एक वीर सिंह ऐसा ही है जिसकी बदौलत रियाया आराम पाती थी, या जो रियाया को अपने लड़के के समान मानता था। मगर ताज्जुब है कि सोम, इस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ और निश्चय कर सकता हूँ कि नाहर सिंह ने कोई बुरा काम नहीं किया और वीर सिंह बिल्कुल बेकसूर है। खड़ग: अगर नाहर सिंह और वीर सिंह की बेकसूरी साबित होगी तो हम बेशक उनके साथ कोई भारी सलूक करेंगे। मगर सोमनाथ सुनो, राजा के खिलाफ यहाँ की रियाया तथा नाहर सिंह अर्जियाँ पाकर महाराजा नेपाल ने खास इस बात की तहकीकात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है और मैं अपने मालिक का काम सच्चे दिल से धर्म के साथ किया चाहता हूँ। बहादुरों की तरफ इशारा करके: ये लोग मुझे भली प्रकार जानते हैं और मुझ पर प्रेम रखते हैं, तभी मैं इन लोगों को गुप्त पंचायत में आ सकता हूँ और ये लोग भी अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहते हैं। हाँ, वीर सिंह की बेकसूरी के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? कहो। सोम: वीर सिंह कौन है और आप लोगों को यहाँ की उसकी इज्जत करनी चाहिए या फिर कभी कहूँगा कि इस समय केवल उसकी बेकसूरी साबित करता हूँ। वीर सिंह ने महाराज के लड़के को नहीं मारा, यह महाराज का नया जाल है। महाराज का लड़का अभी तक जीता जागता मौजूद है और महाराज ने उसे छिपाए रखा है। मैं आपको अपने साथ ले जाकर राजकुमार को दिखा सकता हूँ। खड़ग: हैं? राजा का लड़का सूरज सिंह जीता जाता मौजूद है? सोम: जी हाँ। खड़ग: ज़्यादा नहीं, केवल इस बात का विश्वास हो जाने से हम यहाँ की रियाया की दरस्त समझेंगे कि करण सिंह को गिरफ्तार करके नेपाल ले जाएंगे। सोम: केवल यही नहीं, राजा ने वीर सिंह के कई रिश्तेदारों को मार डाला है, जिसका खुलासा हाल सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े होंगे। बेचारा वीर सिंह अभी तक चुपचाप बैठा है। खड़ग तलवार के कब्जे हाथ में रख के: अगर यह सही बात है तो हम लोग वीर सिंह का साथ देने के लिए इसी वक्त तैयार हैं, मगर नाहर सिंह को खुद हमारे सामने आना चाहिए।
इतना सुनते ही खड़ग सिंह के साथ अन्य सरदारों और बहादुरों ने भी तलवार स्थान से निकाली और धर्म की साक्षी देकर कसम खाई कि हम लोग निहार सिंह के साथ दगा न करेंगे, बल्कि उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करेंगे। उन सबों को कसम खाते देख सोमनाथ ने अपने चेहरे से नकाब उठा ली और तलवार मयान से निकाल सर के साथ लगा गरज से बोला, आप लोगों के सामने खड़ा हुआ निहार सिंह भी कसम खाता है कि अगर वह झूठ निकला तो दुर्ग का शरण में आपके हाथ में अपना सिर अर्पण करेगा। मेरा नाम ही निहार सिंह है। आज तक मैं अपने को छिपाए हुए था और अपना नाम सोमनाथ जाहिर किए गया था। सामदान की रोशनी एकदम निहार सिंह की खूबसूरत चेहरे पर दौड़ गई। उसकी सूरत, आवाज़ और उसके हिजाब के सभी स्वभाव को मोहित कर लिया। यहाँ तक कि खड़ग सिंह ने उठकर निहार सिंह को गले लगा लिया और कहा, बेशक तुम बहादुर हो, ऐसे मौके पर इन तरह अपने को जाहिर करना तुम्हारा ही काम है। भगवती चाहे तो अवश्य तुम सच्चे निकलोगे, इसमें कोई शक नहीं। सरदारों और जमींदारों की तरफ देखकर, उठो और ऐसे बहादुर को गले लगाओ, इन्हीं के हाथ से तुम लोगों का दुष्ट दूर हो सकता है। सभा के उठकर निहार सिंह को गले लगाया और खड़ग सिंह ने बड़ी इज्जत के साथ उसे अपने बगल में बिठाया। निहार, वीर सिंह को मैं बाहर दरवाजे पे छोड़ आया हूँ। खड़ग, क्या आप उन्हें अपने साथ लाए थे? निहार, जी हाँ। खड़ग, शाबाश, तो अब उनको यहाँ बुला लेना चाहिए। एक सरदार की तरफ देखकर, आप ही जाइए। सरदार, बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। सरदार उठा और वीर सिंह को लिवा लाने ड्योढ़ी पर गया, मगर उन्हें लौटने में देरी अंदाज से ज़्यादा हुई। इसलिए जब वह वीर सिंह के साथ लौट आए तो खड़ग सिंह ने पूछा, इतनी देरी क्यों लगी? सरदार वीर सिंह की तरफ इशारा करके, ये टहलते हुए दूर निकल गए थे। निहार, वीर सिंह, तुम इधर आओ और अपने चेहरे से नकाब हटा दो, क्योंकि आज हमने अपना पर्दा खोल दिया। यह सुनकर वीर सिंह ने सिर हिलाया, मानो उसे ऐसा मंजूर नहीं था। निहार, ताज्जुब है कि तुम नकाब हटाने से इनकार करते हो। जरा सोचो तो कि तुम मेरी जुबानी तुम्हारा नाम इन लोगों ने सुन लिया तो पर्दा खुलने में क्या कसर रह गई? क्या तुम्हारी सूरत इन लोगों से छिपी है? वीर सिंह, हम तुम्हें बहादुर और शेखदिल समझते हैं, यह क्या बात है? वीर सिंह ने फिर से सिर हिलाकर नकाब हटाने से इनकार किया, बल्कि 2-3 कदम पीछे हट की तरफ रह गया। यह सब निहार सिंह को बहुत बुरी मालूम हुई। वह उछलकर वीर सिंह के पास पहुंचा तथा उसकी कलाई पकड़ क्रोध से भर उसकी तरफ देखने लगा। कलाई पकड़ते ही निहार सिंह चौंका और एक निगाह से वह उसके सिर और पैर की तरफ डाल खड़ग सिंह की तरफ देखकर बोला, मुमकिन नहीं कि वीर सिंह इतना बुजदिल और निकम्मा हो। यह हो नहीं सकता कि वीर सिंह मेरा हुक्म न माने। देखिए कितनी बड़ी चाल खेली गई। बेईमान राजा ने हम लोगों को कैसा धोखा दिया। हाय अफसोस, बेचारा वीर सिंह किसी आफत में फंसा मालूम होता है। इतना कहकर निहार सिंह ने वीर सिंह के चेहरे से नकाब खींच दी। अब सबों ने उसके पहचाना कि यह राजा का प्यारा नौकर बच्चन सिंह है। खड़ग, निहार सिंह, यह क्या मामला है? निहार, भारी चालबाजी की गई। यह उस उम्मीद में यहाँ बेखौफ चला आया कि चेहरे से नकाब न हटानी पड़ेगी। शायद इसे यह मालूम हो गया कि मैं यहाँ आकर चेहरे से नकाब नहीं हटाता। मैं नहीं कह सकता कि इसके साथ मेरे दुश्मनों को और कौन कौन सा भेद हम लोगों का मालूम हो गया। यह पाजी वीर सिंह के कैद होने के बाद उसके बाग में वीर सिंह की मोहर चुराने गया था, तो वहाँ मेरे मौजूद रहने के सबब से इसके साथ न हाथ न लगी। न मालूम मोहर लेकर राजा ने क्या नया जाल बनाता। इतना सुनते ही खड़ग सिंह उठ खड़े हुए और निहार सिंह के पास पहुंचकर बोले, बेशक हम लोग धोखे में डाले गए, इसमें कोई शक नहीं कि इस कमेटी का बहुत कुछ हाल करण सिंह को मालूम हो गया। इन सब सरदारों में से जो यहाँ बैठे हैं, ज़रूर कोई राजा का पक्षपाती है और जाल करके इस कमेटी में मिला हुआ है। निहार, खैर क्या हर्ज है, बूझा जाएगा। इस समय बाहर चलकर देखना चाहिए कि वीर सिंह कहाँ है और पता लगाना चाहिए कि उस बेचारे पर क्या गुजरी, मगर उस दुष्ट को किसी हिफाजत में छोड़ना मुनासिब नहीं। इस मामले के साथ ही कमेटी में खलबली पड़ गई। सब उठ खड़े हुए। क्रोध के मारे सभा में हालत बदल गई। एक सरदार ने बच्चन सिंह के पास पहुंचकर उसे एक लात मारी और पूछा, सच बोल, वीर सिंह कहाँ है?
और उसे क्या धोखा दिया गया है? नहीं तो अभी तेरा सिर काट डालता हूँ। इसका जवाब बच्चन सिंह ने कुछ न दिया। तब वह सरदार खड़ग सिंह की तरफ देखकर बोला, आप इसे मेरी हिफाजत में छोड़िए और बाहर जाकर वीर सिंह का पता लगाइए। मैं इसे हरामजादे से समझ लूँगा। खड़ग सिंह ने इशारे से नाहर सिंह से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है? नाहर सिंह ने सिर झुकाकर खड़ग सिंह के कान में कहा, मुझे इस सरदार पर कोई शक है जो इन सरदारों से बढ़कर हमदर्दी दिखा रहा है। खड़ग जोर से, बेशक ऐसा ही है। खड़ग सिंह ने उस सरदार को जिसका नाम हरिहर सिंह था और बच्चन सिंह को दूसरे सरदारों के हवाले किए और कहा, राजा की बेईमानी अब हम पर अच्छी तरह जाहिर हो गई। इस समय ज़्यादा बातचीत का मौका नहीं है। तुम इन दोनों को कैद करो, हम किसी और के काम के लिए बाहर जाते हैं। खड़ग सिंह ने अपने साथी तीन बहादुरों को अपने साथ आने का हुक्म दिया और नाहर सिंह से कहा, अब तुम देर मत करो, चलो। ये 5 आदमी उस कमरे के बाहर हुए और फाटक पर पहुंचकर रुके। नाहर सिंह ने पहरे वालों से पूछा कि जिस आदमी को हम यहाँ छोड़ गए थे वह हमारे जाने के बाद उसी जगह रहा या कहीं चला गया था? पहरे, वह इधर उधर टहल रहे थे। एक आदमी आया और उन्हें दूर बुला ले गया। हम लोग नहीं जानते कि वे कहाँ तक गए थे, मगर बहुत देर के बाद लौटे। इसके बाद हुक्म के मुताबिक एक सरदार आकर उन्हें भीतर ले गया। नाहर खड़ग सिंह से, देखिए मामला खुला ना? खड़ग, खैर आगे चलो। नाहर, अफसोस बेचारा वीर सिंह। खड़ग, तुम चिंता मत करो, देखो अब हम क्या करते हैं। पांचों आदमी वहां से आगे बढ़े। आगे आगे हाथ में लालटेन लिए एक पहरे वाले को चलाने का हुक्म हुआ। नाहर सिंह ने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली। थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क पर एक लाश दिखाई दी जिसके इधर उधर की ज़मीन खूनाखून हो रही थी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास कटोरा भर खून का भाग 9 मेरी यानी